हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है विद्युत जनित क्रियाओं पर, जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 से 6 नंबर तक का आ जाता है। विद्युत जनित क्या होता है, किस विधि पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे बनाया जाता है, ब्रिज डायग्राम आपको इस वीडियो में पूरा लेक्चर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है विद्युत जनित। सबसे पहले इसकी परिभाषा दी गई। विद्युत जनित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल का पहिया क्या है, घूम रहा है, तो वहां पर यांत्रिक ऊर्जा जनरेट हो रही है। यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी चीज को घुमाने पर अगर हमें कोई ऊर्जा मिल रही है, मतलब वो कोई कैसा यंत्र हो, जैसे साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, या कोई भी घूमने वाली चीजें जो होती है, उनसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत जनित क्या है? विद्युत जनित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर विद्युत जनित्र काम करता है? तो विद्युत जनित्र जो है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो उसके फलस्वरूप उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उससे क्या होता है, चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जो भी हमने बीच में रखा था उसको जब घुमाएंगे तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। संरचना इसकी कैसी है? तो संरचना इसको हम बनाते हुए चलेंगे साथ में। जनित में एक घूर्णी आकार कुंडली एबीसीडी होती है। मान लेते हैं कि एक कोई कुंडली है एबीसीडी, इसको ऐसे बनाएंगे। ये हमारी कोई घूर्णी आकार की कुंडली हो गई, जिसको हमने नाम दे रखा है एबीसीडी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, एबीसीडी, जिसे किसी स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। अब स्थायी चुंबक कोई भी ले सकते हो, हॉर्सो मैग्नेट ले सकते हो, बार मैग्नेट ले सकते हो, कोई भी मैग्नेट हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बार मैग्नेट के 2 टुकड़े रखेंगे, एक को इधर रखेंगे। अब जैसे ये मान लो एक क्यूब जैसा बनाना होता है, यहाँ पर जैसे ये क्यूब जैसा बना दिया, ठीक है। और यहां से आपने बचपन में किया होगा, छोटे छोटे क्यूब बनाते थे। तो ये एक चुंबक रख दिए और दूसरा इसका ध्रुव ये रख दिए इधर, यहाँ ये एक बना दिया हमने। अब इससे क्या है, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये 2 ध्रुव हमने बना दिए। इसमें से ये कौन सा है, ये मान लो कि नॉर्थ पोल है और ये वाला मान लो कि साउथ पोल है। अब जैसे ये नॉर्थ इधर है, तो मान लो ये इतनी लंबी चुंबक होगी तो इधर इसका साउथ पोल होगा, और ये साउथ वाला पोल रखा है तो इसका इधर नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये नॉर्थ पोल दिखा दिया हमने, ये साउथ पोल दिखा दिया। यही हमसे कहा गया था जनित्र में एक घुंडी आकार कुंडली एबीसीडी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एबीसीडी पर सिंगल बार एक ही बार तार लपेटा गया, हो सकता है 5 बार 10 बार। अब जैसे घर में जो मोटर होता है उसमें तार होते हैं ऐसे ऐसे लपेटा हुआ होता है, तो उसमें ज्यादा तार होते हैं, तो हमने सिर्फ सिंगल तार से समझा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। इस कुंडली के दोनों सिरे 2 बलों R1 व R2 से संयोजित होते हैं। अब ये 2 बले से संयोजित होते हैं, जिसमें से एक है R1 और दूसरा है R2। ये देख, तो ये मान लो कि हाफ हाफ बले हैं इनके, और ये मान लो कि ये R1 है, इसको मान लिया कि ये कौन है, R1 है, और ये कौन है, R2 है। एक R2 ये R1 से संयोजित होते हैं। 2 स्थिर चालक ब्रशों B1 तथा B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः बलों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। एक जो R1 है, जो R1 बना रखा है, इस पर कौन होगा, इस पर B1,
तो R1 जो हमने लगा रखा है, आधा जो बले हमने लगा रखा है, जो कि हमारी पूरी कुंडली से जुड़ा हुआ था, उसके एक सिरे पर आधा बले है, तो आधे बले पर हमने क्या दबा रखा है, एक ब्रश को दबा रखा है B1। R1 पर दबा रखा है मान लो B1, ये मान लो कि R1 है और ये R2 है, और इसमें दबा रखा है हमने, इसमें एक में B1 है, एक में B2 है। तो इसको थोड़ा आगे आगे चला के बना देंगे तो ये कुछ साफ दिखाई देगा कि मतलब एक ऐसे है, एक बने ये मान लो है, ये पूरी कुंडली का, जहां पर R1 है अर्धचालक, और यहां पर क्या है, R2 है, यहां पर ये ऐसे करके दोबारा दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया R2। तो इसमें कौन दबा रखा है, B2 दबा रखा है, इसमें कौन दबा रखा है, B1 दबा रखा है हमने। यहां पर कौन दबा है, B1, और यहां पर कौन है, B2। एक R1 है, एक R2 है, B1 हो गया, B2 हो गया। फिर देखो क्या बताया गया, दोनों बले R1 व R2 भीतर से धुरी से जुड़े थे, इसको धुरी बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में जो पंखा होता है जिससे कनेक्शन करते हैं, ऐसे उसको पकड़ते हैं फिर घुमाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो पंखे की धुरी बोला जाता है, जो सफेद सफेद या पीला पीला भी कभी कभी होता है। अगर पीतल का होगा तो पीला होगा, और नहीं तो स्टील का तो होता ही है। तो होता क्या है, दोनों बले R1 व R2, ये R1 वाला बले ये वाला, और R2 वाला बले ये वाला, ये भीतर से किससे जुड़े होते हैं, धुरी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये धुरी से जुड़े हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को घुमाने के लिए इस धुरी को बाहर से घुमाया जाता है। अब ये पूरी जब घूमेगी, ये ABCD जो है, जैसे ये मान लो कि ये A है, ये B है, ये C, ये D, जब इसको ऐसे घुमाएंगे, जब इसको ऐसे घुमाएंगे और ये पूरा एक चक्कर लेगा, फिर एक चक्कर लेगा, तो क्या होगा, उससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को घुमाने के लिए इस धुरी को बाहर से घुमाया जाता है, इस धुरी को घुमाया जाता है। अब ये कैसे घुमाएंगे, जैसे ये इसमें जो झरने के पास जो टरबाइन लगाते हैं जिससे विद्युत जनरेट होती है, तो होता क्या है कि वहां पर एक पंखा लगा दिया जाता है। तो जो पंखा जो है उस पर जब झरने की कोई लहर गिर रही है, तो झरना जब उस पर गिरेगा तो क्या होता है, पंखा घूमेगा, और पंखा हमारा इससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये जब पंखा घूमेगा तो धुरी भी घूमेगी, और जब धुरी घूमेगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली भी घूमेगी, और जब कुंडलीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली घूमेगी तो इससे क्या होगा, इससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये घूमेगी और इससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो क्या करते हैं, एक परिपथ बना देते हैं कि R1 का एक तार जो है वो हमने ऐसे दिखा दिया, ऐसे करके, और R2 से एक तार जो है वो ऐसे करके दिखा दिया। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, देखो लिखा है, दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे, दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे भीतर से ये दबे हुए हैं, ऊपर से जहां से दबे हुए हैं R1 से जो वलय है R1 वो उसको दबा रखा है B1 को। तो B1 और B2 इनसे क्या है, दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे जो हैं एक गैल्वेनोमीटर से जुड़े हैं। ये एक कोई गैल्वेनोमीटर है और इससे ये जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जब कोई धारा उत्पन्न होगी, तो मान लो धारा, अब जैसे ये घूमा, ऐसे ए बी अंदर बाहर होगा। अभी देखो दूसरा लेक्चर इसके बाद यही है, दूसरा लेक्चर जो है विद्युत मोटर। और जब तक आप विद्युत मोटर नहीं समझेंगे, विद्युत मोटर नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि विद्युत मोटर कैसे काम करता है। इसी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या है कि हम इसको घुमाएंगे, इसको टरबाइन लगा के, या इधर से मान लो हमने लगा दिया कुछ भी, या इधर से कहीं से भी, ये घूमनी चाहिए। जो अंदर हमने रखा है कुंडली, जो एक आकार की कुंडली हमने रखा है, तो कुंडली को जब तक घुमाओगे नहीं तब तक धारा नहीं उत्पन्न होगी। तो इससे मान लो कि ये कोई धारा उत्पन्न हुई तो ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, और ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो हमको बता देगा कि धारा कितनी उत्पन्न हुई है। तो फिर इससे जाएगी, फिर इससे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके विद्युत धारा चलती रहती है। और फिर ये R2 और फिर ये फिर से गैल्वेनोमीटर में, जैसे बैटरी में होता है, प्लस से निकल के और फिर पूरी धारा प्रवाहित होकर कहाँ जाती है, माइनस में। तो वैसे ही हमने बना दिया। तो इसमें क्या दिखा रखा है, सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि संरचना इसकी कैसी है। इसके बाद इसकी क्रियाविधि अभी आप देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नहीं लेना है,
विद्युत मोटर। अगला टॉपिक में जो विद्युत धारा होती है वो एबीसीडी के अनुदेश प्राप्त होती है। फिर क्या है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक हो तो फेरों में उत्पन्न विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। तो इससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसके घूमने मात्र से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हमको जितनी ज्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता है उतने ही फेरों की संख्या इसमें बढ़ानी होगी। जैसे हमारे घरों में जो मोटर होते हैं उनको जब खोलते हैं तब एक कॉपर का वायर अंदर से निकलता है, वो लपटा होता है, या छोटे छोटे जो मोटर हमारी जो खिलौने हैं इनमें लगा होता है, तो उनमें भी क्या होता है एक जो है कुंडली नुमा संरचना बनी होती है, तो वो लगातार एक के ऊपर लपेट रखा होता है उन्होंने। फिर क्या है, तो जितनी हमको विद्युत धारा जनरेट करवानी है उतनी ही इसके ऊपर जो फेरों की संख्या है वो लगानी पड़ेगी। तो इससे कह सकते हो कि जितनी विद्युत धारा है तो विद्युत धारा जो है फेरों की संख्या n पर निर्भर है। विद्युत धारा का मान बढ़ेगा यदि फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, मतलब इसका ये है कि जो धारा होगी वो कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होगी। जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अर्थात बाह्य परिपथ में धारा की दिशा वृत्त B2 से B1 की ओर है। मतलब ये मान लो कि ABCD के अनुदिश थी, तो यहां से धारा जाएगी ABCD और निकलेगी कहां से, B2 से। तो B2 से और किसकी ओर है, B1 की ओर है। तो अर्थात बाह्य परिपथ में धारा की दिशा वृत्त B2 से B1 की ओर है। आधे घूर्णन के पश्चात, अब जैसे ये हमने इतना घुमाया, ये हाथ है, इसको यदि हमने घुमाया इतना, तो ये क्या हो, ये AB आ गया यहाँ पर और CD आ गया यहाँ पर, मतलब एक दूसरे ने अपना अपना स्थान बदल दिया। अभी हमने बताया था कि मतलब CD की जगह कौन होगा, AB आ जाएगा, और AB की जगह पर कौन आ जाएगा, CD आएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, आधे घूर्णन के पश्चात कुंडली में भुजा AB पर बल नीचे की ओर लगता है। भाई अब जब ये इसकी जगह पहुंच गया तो क्या होगा, बल अब इस पर नीचे की ओर लगेगा, तो इससे एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब जब पूरा एक चक्कर होगा तो उसे विद्युत धारा जनरेट होगी। विद्युत धारा किधर होगी, B2 से B1 की ओर होगी। तो ऐसे करके चक्कर घूमते रहते हैं, नीचे की ओर लगता है और भुजा CD पर बल ऊपर की ओर लगने लगता है। देखिए इसमें भुजा इसमें लिख रखा है, अंदर जो जनित्र होता है उसमें भुजा का कोई लेना देना नहीं, और वहां पर सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये इधर जाएगा, फिर इसको नीचे की तरफ धकेला जाता है अपने आप। ये मतलब जब घूमेगा तो चक्कर लगेगा, और चक्कर जब लगेगा तो कोई इधर जाएगा, ये वाला फिर से इधर आ जाएगा, फिर मतलब ये समझो ये ऐसे घूम गया, आधा चक्कर हो गया। अब फिर से इसको इसकी जगह पहुंचाना पड़ेगा ना, तब तो पूरा चक्कर होगा। अब ऐसा हाथ पकड़ के ऐसे घूमा तो ऐसे थोड़ी ना घूमेगा। तो क्या होगा कि भुजा AB पर बल नीचे की ओर लगेगा और भुजा CD पर बल ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि CD जो होगा वो यहां पर होगा, तो CD पर बल ऊपर की ओर लगेगा, जिस कारण विद्युत धारा की दिशा DCBA के अनुदित हो जाती है। जिसके कारण क्या होगा, DCBA के अनुदित हो जाएगी। अब बोलोगे सर B1 से B2 की नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि CD कहां होगा, CD हमारा AB की जगह होगा, धारा तो इसकी ओर होगी, लेकिन चक्कर भी तो घुमा घुमा के बार बार वहीं पर पहुंच रहे हैं ना। तो क्या होगा, ये घूम जाएगा, फिर विद्युत धारा की दिशा DCBA के अनुदिश हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात होता है। धारा की जो दिशा है प्रत्येक आधे के बाद, जैसे आधा चक्कर पूरा, फिर आधा चक्कर पूरा हुआ, फिर दिशा पलट गई, फिर आधा चक्कर पूरा हुआ, फिर दिशा पलट गई। अब इसको अगर दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है उसके अनुसार देखिए। देखो ये क्या है, ये F है बल, ये क्या है B है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है I, ये है I मतलब धारा। तो अब देखिए I जो है वो ऊपर की ओर है, ये यहां पर देखिए AB में I कहां है, ऊपर की ओर है, तो B जो है वो कहां है, चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो बल कहां है, बल नीचे की ओर है, मतलब जो नीचे की ओर बल लग रहा है इसमें, तो बल कैसा लग रहा है, नीचे की ओर।
बल कहाँ है, बोर्ड के अंदर धकेल रहा है इसको, बोर्ड के अंदर। और इधर से अगर मान लो फिर इधर से चेक करें तो ये देखो ऐसे, फ्लेमिंग का आया था नियम, ये ऐसे, ये ऐसे था, ठीक। देखिए इसमें क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बदली, धारा की दिशा बदली है और बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। पहले बल कहाँ था, अंदर की ओर लग रहा था, अब बल बाहर की ओर लग रहा है। तो ऐसे करके एक कुंडली जो है वो पूरा चक्कर लगाती है, तो क्या होता है, उससे करंट आता है और B2 से B1 की ओर आता है। फिर इसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, वो हमने आपको संरचना में बताया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लगभग पूछा जाता है 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का। हो सकता है इसका आपसे सिद्धांत पूछ ले, या हो सकता है इससे आपकी परिभाषा पूछ ले, इससे परिभाषा भी पूछ सकता है। और इसका मान लो क्रिया विधि अगर आ गए, अगर क्रिया विधि सहित है, मतलब मान लो कि विद्युत जनित प्रसंक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और 5 नंबर का है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसकी संरचना लिखनी पड़ेगी, क्रिया विधि लिखनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी इसकी, और इसका परिभाषा लिखने के बाद इसका वो सिद्धांत भी लिखना पड़ेगा। इसका सिद्धांत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत MCQ में भी आता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये चीज आ जाती है, ठीक है।